हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईटी फाइलिंग करने में यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में क्या बेनिफिट है। आज हम लोग बात करेंगे। इसमें मोटा मोटी 7 बेनिफिट है, तो एक एक करके बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे क्या आईटीआर जो फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग का बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट क्या है, इसमें 7 बेनिफिट है, वह एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला जो बेनिफिट है वो आपको क्या करेगा, हेल्प्स यू availing loans from बैंक। यानी आप बैंक से लोन लेने के टाइम में आपको आईटीआर हेल्प करेगा कि फाइल आपका लोन लेने के लिए क्या क्या आप लोन ले सकते हैं बैंक से। बैंक से आप मान लीजिए ये बैंक है, कोई भी बैंक है, ठीक है, ये बैंक से आप लोन लेने के लिए गए हैं, आप लोन लेने के लिए गए हैं, आप बैंक से लोन लेने के लिए गए हैं, आप लोन लेने के लिए गए हैं। मैनेजर को आप बोल रहे हैं, जो मैनेजर है वो मैनेजर को बोल रहे हैं कि मेरे को लोन लेना है। वो मैनेजर आपको क्या बोलेगा कि सर आपको लास्ट 3 ईयर का आईटीआर आप दे दीजिए, कंप्यूटेशन भी दे दीजिए, आपका आईटीआर जो फाइलिंग किए उसका कंप्यूटेशन दे दीजिए। तो फिर आप फाइलिंग नहीं करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी आप मान लीजिए लोन ले रहे हैं घर बनाने के लिए, होम लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, या फिर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन लोन आप ले रहे हैं। ये सब लोन लेने के लिए आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम फेस करेंगे, तब आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लास्ट 3 ईयर का आईटीआर फाइलिंग नहीं होंगे तो दिक्कत होगा। तो आप लोन के लिए बैंक से लोन जब उठाएंगे उसके लिए आपको लास्ट 3 ईयर का आईटीआर मांगेगा, तो उसको वो आप नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत होगा। ये क्यों आईटीआर आपसे बैंक मांगेगा, क्योंकि आपका वो इनकम एक्सेस देखेगा कि कैसे आपका इनकम जो आपका आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप लोन जो लेंगे उसका रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, वो उधर से वेरीफाई करेगा। वो आपको ये बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सेकेंड बात में हम लोग सेकेंड में क्या सेकेंड बेनिफिट क्या है, हेल्प करेगा यू गेटिंग इनकम रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स आपको रिफंड में आपको हेल्प करेगा। रिफंड में आपको हेल्प करेगा आईटीआर। कैसे आईटीआर हेल्प करेगा आपको रिफंड में, बात करेंगे हम लोग अभी। आपको आईटीआर क्या कैसे आपको रिफंड में हेल्प करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई आपका एसबीआई में वहाँ पे आप क्या किए हैं कि एफडी किए हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, उसमें आपको एफडी में वो इंटरेस्ट आपको दे रहा है, चलिए 70,000 साल का आपको दे रहा है। ये जो 70,000 आपको दे रहा है वो एफडी, वो ये क्या करेगा कि इसमें जो आपका टीडीएस वो डिडक्ट करके आपको इंटरेस्ट अमाउंट देगा। टीडीएस ये बैंक क्या करेगा, ये क्या कौन टीडीएस काटेगा, एसबीआई काट के, मान लीजिए 70,000 हो रहा है तो उसमें टीडीएस काट लिया, तो बाकी आपको उसमें मान लीजिए 63,000 का वो आपको इंटरेस्ट आपका अकाउंट में क्रेडिट किया, लेकिन 7,000 का वो टीडीएस डिडक्ट करके आपका पैन में वो अपडेट कर दिया। तो फिर ये 7,000 आपका टीडीएस जो काटा है,
इसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका इनकम 5 लाख से नीचे है या फिर आप डिडक्शन देने के बाद आपका कोई टैक्स नहीं आ रहा है, तो ये अमाउंट आप ITR फाइलिंग करने के टाइम में ITR फाइलिंग करके ये अमाउंट आप रिफंड कर सकते हैं। किसी किसी का तो इंटरेस्ट इतना TDS काटता है कि वो अमाउंट आपको पता ही नहीं चलता कि TDS काटा हुआ है। लेकिन आप जब 26AS आप इनकम टैक्स साइट में लॉगिन कर लेंगे, या आप रजिस्टर नहीं होंगे तो इनकम टैक्स साइट में पहले आप रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करके 26AS देख लीजिए। हर साल आप 26AS देख लीजिए, उसमें आपका TDS अमाउंट कटा हुआ है तो आप रिफ़ंड क्लेम कर लीजिए। कुछ भी अमाउंट होगा आपका रिफ़ंड आ जाएगा, आप ITR फाइलिंग करेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक सेकंड, ये क्या है कि आपको हेल्प करेगा, इसमें आपको रिफ़ंड पाने के लिए, इनकम टैक्स रिफ़ंड पाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। थर्ड क्या बेनिफिट है? थर्ड बेनिफिट है कि मान लीजिए हेल्प करेगा आपको क्या, कि आप कुछ हेल्प करेगा इन गेटिंग वीसा। आप वीसा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपको ITR का कॉपी मांगेगा। यानी हम मान लीजिए फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ काम के लिए कुछ आया सडनली आपको फॉरेन ट्रिप, तो फॉरेन वर्किंग के लिए आपको काम आया, तो आप वीसा के लिए जैसे अप्लाई करेंगे ना, तो आपको उस टाइम आपको ITR मांगेगा। तो आपके पास ITR ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत आप फाइलिंग करेंगे तो लास्ट 3 ईयर का फाइलिंग करेंगे तो आपको फाइन दे के फाइलिंग करना पड़ेगा, उसमें आपको फाइन आ जाएगा। तो आप टाइमली फाइलिंग करेंगे तो उसमें कोई फाइन वगैरह नहीं आएगा। ये हो गया आपका 3। फोर्थ का बेनिफिट क्या है कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस और बिजनेस लॉसेस। ठीक है। आपका कैपिटल गेन का लॉस और बिजनेस लॉसेस जो होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको ITR भरना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल और एक बताता हूँ आपको। इसमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आपका कैपिटल गेन का, कैपिटल मतलब आप शेयर में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसमें कैपिटल गेन और लॉस होता है। मान लीजिए कैपिटल लॉस लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर आपका कैपिटल लॉस हुआ था। लास्ट ईयर आपका कैपिटल लॉस हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट ईयर कैपिटल लॉस हुआ था 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का कैपिटल लॉस हुआ था। तो आप उस टाइम ITR आप फाइलिंग नहीं किए होंगे ना, ITR फाइलिंग नहीं किए ना उस टाइम, तो फिर ये जो लॉस है नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए आप करेंट ईयर में आपका कैपिटल गेन में प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 3 लाख, राइट। तो आप ITR लास्ट ईयर आप भरे नहीं होंगे ना, लास्ट ईयर आप ITR भरे नहीं ना, तो ये 2 लाख का जो बेनिफिट है, 2 लाख का बेनिफिट इस बार का कैसे मिलता है कि आप 3 लाख प्रॉफिट के मान लीजिए कैपिटल गेन किए हैं। मान लीजिए आप पकड़ लेके चलिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी आप 12 महीने का अंदर में वो गेन किए हैं, जिस दिन परचेज किए उसका 12 महीने का अंदर में सेल किए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है। तो आप मान लीजिए इसमें भी शॉर्ट टर्म लॉस हुआ था और इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था। ठीक है। तो फिर ये आपको ये इसमें 2 लाख का एडजस्ट होके रिमेनिंग 1 लाख का ऊपर आपको टैक्स आता। ये जो 1 लाख का ऊपर आपका ये 1 लाख इनकम आता, इसी का ऊपर आपको टैक्स पकड़ में आता। लेकिन आपका इस केस में क्या हो जाएगा कि इस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ITR लास्ट ईयर में फाइलिंग नहीं किए हैं। तो 3 लाख का ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कैपिटल गेन का इनकम जो है वो 3 लाख माना जाएगा। ये एक बड़ा बेनिफिट है। लॉस आप सेटअप कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप फाइलिंग कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए करेंट ईयर में भी लॉस हुआ तो पिछले साल करेंट ईयर का भी लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिजनेस लॉस हुआ तो उसके लिए भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ITR आप फाइलिंग करेंगे तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिस साल आपका प्रॉफिट होगा उस साल आपको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है।
उसके बाद हम लोग 5 नंबर में बात करेंगे 5 नंबर का क्या बेनिफिट है। 5 बेनिफिट हम लोग अभी 5 नंबर का बेनिफिट है। अब केवाईसी जो करते हैं, केवाईसी कॉम्प्लायंस करते हैं आपका करेंट अकाउंट का आपका केवाईसी करते हैं, तो उस टाइम आपको आईटीआर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपका करेंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट के लिए खोल रहे हैं, उसमें आप तो फिर केवाईसी के लिए आपको आईटीआर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है। 6 बेनिफिट, बहुत सारा आदमी को इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आईटीआर तो जब भरना था उस टाइम नहीं भरे, बाद में आपको रिक्वायरमेंट आता है तो तब फिर आपको फाइन दे के, पेनल्टी दे के आपको भरना पड़ता है। क्या ये रिक्वायरमेंट है? मान लीजिए आपका स्कूल में आपको क्या करता है, इसमें हेल्प यू क्या करेगा, आपका बच्चा का इन गेटिंग स्कॉलरशिप ऑफ चिल्ड्रेन। आपका बच्चा का स्कॉलरशिप के टाइम में वो इनकम प्रूफ के लिए आपको आपका स्कूल में, जो बच्चा का स्कूल में आईटीआर कॉपी मांगेगा पेरेंट्स का, तो फिर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे। फिर आप उस टाइम ज़रूरत पड़ेगा तो आपको फाइन दे के उसको फाइलिंग करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत होगा। और कुछ ऐसे होता है तो स्कूल में एडमिशन के टाइम में भी आपको मांगता है कि आपका इनकम प्रूफ के लिए आपको मांगता है कि आईटीआर कर, तो वो चीज़ आपको ज़रूरत है। तो आप बच्चे, क्योंकि आप मान लीजिए आप अभी फाइलिंग नहीं किए, 2 साल के बाद आपका बच्चे के लिए आपको चाहिए आईटीआर, तब फिर आपको टेंशन आ जाएगा, लास्ट 3 ईयर का आईटीआर बनाना है, फिर आपको उसमें फाइन भी देना पड़ेगा क्योंकि आप लेट में फाइलिंग कर रहे हैं। तो टाइमली फाइलिंग कर लीजिए, उसमें आपको ये भी बेनिफिट है। 7 नंबर वाला जो बेनिफिट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसको आपको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर ध्यान से सुनिए, इसमें मैं बोलूँगा ये 7 नंबर जो पॉइंट है ना, आप भी फाइलिंग कर रहे हैं उसके साथ आपका फैमिली को भी बोलिए इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, ये ध्यान से रखेंगे। मैं साथ में इसीलिए डिस्कस पॉइंट में लिया हूँ उसको, क्योंकि लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करा पाऊंगा। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करा पाऊंगा, इसलिए 7 नंबर पॉइंट में मैं इसको रखा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहला पॉइंट हम लोग में कंसिडर कर सकता था, लेकिन मैं आपको लास्ट में इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करा सकता हूँ। 7 नंबर बेनिफिट जो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे कि आपका जो कैपिटल है या फिर वेल्थ है, क्रिएशन कर सकते हैं आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, आप वेल्थ बना सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वेल्थ और कैपिटल क्रिएशन कर सकते हैं, कैसे वेल्थ और कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग अभी बात करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 10 साल हो गया, ठीक है, 10 आप मान लीजिए आपका ये है कैपिटल, मान लीजिए आपके पास अभी है 20 लाख, राइट, या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको पकड़ते हैं अभी 50 लाख कर लीजिए, 50 लाख अभी कैपिटल आज का डेट में है, आज का डेट में 50 लाख आपके पास कैपिटल है। कैपिटल मीन्स ये भी हो सकता है आपका बैंक में अमाउंट में है, बैंक अकाउंट में पैसा होगा, या फिर एफडी करके रखे होंगे, या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, या फिर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे होंगे, या फिर आपका कैश आपके पास अवेलेबल होगा, या फिर आपका गोल्ड खरीद के रख सकते हैं। ये आपका कैपिटल है, ये आपका आप आईटीआर भरेंगे ना, आपका बैलेंस शीट बनेगा, आपका कैपिटल में हर साल जितना अमाउंट प्रॉफिट आएगा, जितना आपका सरप्लस रहेगा, वो अमाउंट जुड़ते जाएगा आपका कैपिटल में, वो पैसा आपका सेविंग में, वो आपका पैसा बैंक में या फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो आप मान लीजिए आज का डेट में 50 लाख से आपके पास ये सारा मिला के 50 लाख से आपको क्या करेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का बंदा है, देखिए इसका आँख जो है ना वो रेड करा है, इतना बड़ा आँख है, ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का बंदा है। ये कौन सा बंदा है? ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का बंदा है। ये आपको बोलेगा
कि आप मान लीजिए एक ये अमाउंट का जो 50 लाख आप रखे थे, मान लीजिए बैंक और में और एफडी में बना के रखे थे, उसको और म्यूचुअल फंड में भी रखे थे। वो पैसा को मैच्योर उठा के उसके बाद आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी खरीद लिए, मान लीजिए एक बड़ा सा बंगला खरीद लिए। ये मान लीजिए आपका बड़ा सा बंगला है, ये प्रॉपर्टी आप खरीद लिए, ठीक है, 2 फ्लोर का एक प्रॉपर्टी खरीद लिए। तो फिर आप जो यह मान लीजिए ये आपका 1 CR है, तो आपके पास 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तो आपको पहले तो बैंक लोन के लिए जाएंगे तो आपके लिए ITR मांगेगा। आप सैलरी पर्सन है तो फॉर्म 16 से काम चल जाएगा, लेकिन आप बिजनेस पर्सन होंगे तो उसके लिए आपको ITR जरूरत है। तो ये 50 लाख आप क्या किए कि इसी जो कैपिटल रखे हैं, आपका पैसा जो आपका इन्वेस्टमेंट करके इसमें बैंक में एफडी से और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको आपको विड्रॉ करा के मैच्योर करा के वो पैसा को क्या किए इधर ना 50 लाख इधर दे दिए, 50 लाख इधर दे दिए, बाकी जो 50 लाख से वो आप क्या किए लोन कराए, या फिर पेरेंट्स से कोच लिए या फिर किसी दूसरे से लिए, तो वो आपको लेके आप वो प्रॉपर्टी लिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी लेने के बाद ना डिपार्टमेंट आपको, क्योंकि आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर क्या करेगा आपका पैन में अपडेट कर देगा कि इतना अमाउंट का ये प्रॉपर्टी परचेज किया है। तो डिपार्टमेंट का बंदा क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा, क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं वो ये जो पैसा लाए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लाए खरीदे हैं, उसमें जो 50 लाख आप दिए हैं और आप 50 लाख जो भी कर सकते हैं, मान लीजिए वो 1 करोड़ का नोटिस भेजेगा कि आप 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं उसका इनकम का डिटेल्स दीजिए मेरे को, उसका कहाँ से ये सोर्स ऑफ इनकम है। आप तो लास्ट तक फाइलिंग नहीं किए तो इनकम कहाँ से आया, वो आपके लिए सफिशिएंट प्रूफ रहेगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न कि आप लास्ट 10 साल में ये इनकम था, और आपके पास बैलेंस शीट वगैरह बना होगा तो वो भी वेल एंड गुड, वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं डिपार्टमेंट के पास कि सर देख लीजिए कि ये मेरा इनकम है, लास्ट 10 ईयर में ये इनकम किया था, मेरा बैंक में एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ इतना अमाउंट। बाकी जो 50 लाख से उसे मैं पेरेंट्स से लिया हूँ, पेरेंट्स से कितना लिया हूँ, मान लीजिए पेरेंट्स में लिया हूँ 20 लाख, बाकी 30 लाख का मेरा लोन चल रहा है, ये लोन का सैंक्शन लेटर देख लीजिए। और ये 20 लाख जो पेरेंट्स से भी लिए होंगे ना, तो पेरेंट्स का भी इनकम सोर्स भी दिखाना होगी कहाँ से इनकम। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप पेरेंट्स भी आप आईटीआर, मान लीजिए आपका पेरेंट्स या फिर आपका फैमिली मेंबर दूसरा कोई, उनका भी आईटीआर आप फाइलिंग करेंगे ना, वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखिए ये आईटीआर मेरा है लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर का, देख लीजिए मेरा ये इनकम है, इसी तरह मेरा खर्चा हुआ था, बाकी जो पैसा था मैं यहाँ पे सेविंग करके रखा था, अभी मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये विड्रॉ किया हूँ या वो मैच्योर किया हूँ। तो ध्यान से ये चीज़ रखेंगे कि आपको कैपिटल वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको प्रूफ के लिए एक आईटीआर बनाना जरूरी है, आईटीआर फाइलिंग करना भी जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ कि हर आदमी आज का डेट में उसका इनकम कितना हो रहा है, साल भर में क्या खर्चा हो रहा है, कितना बच रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स बचेगा, क्या टैक्स में क्या कटअप आया है, क्या बेनिफिट आ रहा है, वो चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल में आप जितना प्लानिंग करेंगे, जितना पैसा को सेविंग करेंगे प्रॉपर वे में, तो फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं रहेगा। इसको आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे ना, इसको हम लोग वाइट मनी बोलते हैं कि ये मनी आपका कमाया हुआ है, लेकिन आप आईटीआर नहीं फाइलिंग किए होंगे ना, तो फिर यहाँ पे इस सिनेरियो में ना आपको प्रूफ करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ये जो सिनेरियो है ना, इसमें आपको प्रूफ करने के लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा आपके पास क्या होगा, तब आप क्लैरिफिकेशन करने में ना, तो आप आईटीआर फाइलिंग नहीं किए होंगे तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखाइए, फिर केस में कुछ इनकम किए तो कौन सा साल में किए थे, उस टाइम आप बोले कि आप फाइलिंग क्यों नहीं किए डिपार्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। तो नोटिस को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपका पेरेंट्स से जो 20 लाख लिए वो कैसे प्रूव कर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ मोस्ट मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप और आपका फैमिली में हर एक मेंबर आईटीआर फाइलिंग करिए। भले ही आपका इनकम 2 लाख या 2.5 लाख, आपका फैमिली का कोई भी 2-2.5 लाख से नीचे है, लेकिन आप फाइलिंग करेंगे तो आपका क्या अकाउंट्स बनेगा, साल भर में आपको उसका देख पाएंगे कि कितना खर्चा आ रहा है, कितना पैसा बच रहा है, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको नज़र में आएगा, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स में पता चल जाएगा
कि क्या है, और आपका कैपिटल और वेल्थ क्रिएशन भी होगा ये आईटीआर आप फाइलिंग करेंगे तो, और प्रूफ भी करा पाएंगे। तो इसीलिए 5 साल 10 साल के बाद आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उस टाइम ये फेस करेंगे, नोटिस फेस कर रहे हैं ना। नोटिस फेस करने के टाइम आपको दिक्कत होगा, तो उस टाइम ये नोटिस फेस करेंगे जब दिक्कत आएगा, तो उससे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको ये चीज़ ठीक से आप फाइलिंग करके रखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये आपका 7 इम्पोर्टेंट बेनिफिट है फाइलिंग करने का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा कि इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। और कैसे आईटीआर फाइलिंग करेंगे, मैं आईटीआर 1 कैसे फाइलिंग करेंगे उसका पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक इसमें दे दूंगा। और 26 AS भी कैसे चेक करते हैं वो भी उसका पर वीडियो बना हुआ है, मैं उसका भी लिंक इसमें दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा लास्ट में आईटीआर आप जरूर फाइल करिए, आपका कैपिटल वेल्थ क्रिएट करिए। ठीक है दोस्तों,